तो आज हम मेक्सिको की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी आई है वो इसके इतिहास, कल्चर और अर्थव्यवस्था की एक ठीक-ठाक तस्वीर देती है। जी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस जिंदा दिल नॉर्थ अमेरिकी देश के जो ज़रूरी पहलू हैं उन्हें समझें। मतलब जो बातें हमें इन सोर्सेस से पता चली हैं उनके बेसिस पर। एक बात जो मतलब बार बार दिखती है इन सोर्सेज में वो है यहाँ की पुरानी सभ्यताएं, जैसे एज़टेक और माया थी। हाँ, बिल्कुल। और आज की जो मॉडर्न पहचान है उसका एक बड़ा दिलचस्प सा मेलजोल। ये चीज काफी मतलब अनोखी है। हाँ, ये फ्यूजन बहुत खास है वहाँ का। इन सोर्सेज में हमें इसकी जमीन मतलब भूगोल, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, लोगों का रहन सहन और कल्चर, अर्थव्यवस्था और हाँ टूरिज्म के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जरूर। अच्छा, तो शुरुआत मेक्सिको की पहचान से ही करते हैं। जो जानकारी है वो ये कहती है कि ये नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत अहम देश है। और अक्सर जब मेक्सिको का नाम आता है तो जाहिर है लोगों को वो पुरानी महान सभ्यताएं याद आती हैं, एज़टेक और माया। हाँ, वो तो है ही। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल बाद भी आज के मेक्सिको की कला में, वहाँ के आर्किटेक्चर में, रस्मों रिवाजों में इन पुरानी सभ्यताओं की छाप एकदम साफ दिखती है। ऐसा लगता है जैसे वो इतिहास आज भी जी रहा हो। बिल्कुल। और अगर हम नक्शे पर देखें तो इसकी लोकेशन भी देखिए कितनी स्ट्रेटेजिक है। नॉर्थ में अमेरिका है और दक्षिण पूर्व में जाएं तो बेलीज और ग्वाटेमाला जैसे देश हैं। एक तरफ प्रशांत महासागर लगता है तो दूसरी तरफ कैरेबियन सागर। अच्छा। राजधानी मेक्सिको सिटी, वो तो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिनी जाती है। हाँ, सुना है। और सिर्फ लोकेशन ही नहीं, यहाँ की जमीन भी बड़ी अलग अलग तरह की है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, खूबसूरत समुद्री किनारे भी हैं, घने जंगल हैं और एकदम सूखे रेगिस्तान भी। अरे वाह, मतलब इतनी वैरायटी एक ही देश में। जी हाँ। और ये जो जमीनी बनावट है ना, ये सिर्फ यहाँ के नेचुरल रिसोर्स को ही नहीं तय करती, बल्कि घूमने आने वालों के लिए भी इसे और ज्यादा आकर्षक बनाती है। सोचिए, एक ही ट्रिप में कितने अलग अलग नज़ारे देख सकते हैं। हाँ, ये विविधता तो कमाल की है। अच्छा, अब जरा यहाँ के सिस्टम पर बात करते हैं। पॉलिटिक्स कैसे चलती है? जानकारी तो ये कहती है कि मेक्सिको एक संघीय गणराज्य है। जी, फेडरल रिपब्लिक। हाँ, मतलब आसान भाषा में शायद ये कि केंद्र सरकार और 32 अलग अलग राज्य हैं जिनके बीच पावर बटी हुई है। कुछ कुछ जैसे अपने यहाँ या अमेरिका में होता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच। और फिलहाल जो जानकारी है उसके हिसाब से आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रादोर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल 2025 तक बताया गया है। जी हाँ। यहाँ की मेन भाषा स्पेनिश है और करेंसी है मैक्सिकन पेसो, MXN। हाँ, ये संघीय गणराज्य वाली बात गौर करने लायक है। जैसा आपने कहा, शक्तियों का बंटवारा होता है। इतने बड़े और इतने विविध देश को चलाने के लिए ये सिस्टम जरूरी भी हो जाता है। जरूरी है, सही बात है। हर राज्य अपनी लोकल जरूरतों के हिसाब से कुछ हद तक फैसले ले सकता है। और स्पेनिश भाषा का मुख्य होना, ये तो सीधे सीधे उस कॉलोनियल पीरियड की याद दिलाता है जब स्पेन का यहाँ राज था। हाँ, वो इतिहास का असर है। बिल्कुल। ये भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई है। आगे जब हम कल्चर पर बात करेंगे ना, तो ये कनेक्शन और साफ दिखेगा। अच्छा, ये कनेक्शन समझना जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं लोगों और रहन सहन पर। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। सोर्सेस के हिसाब से मेक्सिको की आबादी करीब 12.6 करोड़, काफी ज्यादा। हाँ, बड़ी आबादी है। और जैसा आप कह रही थी, यहाँ की संस्कृति में वो स्पेनिश और पुरानी देसी सभ्यताओं का एक गजब का मिक्सचर है। जी। ये ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं मिलकर एक नई रंगीन दुनिया बना रही हों। यहाँ का म्यूजिक, खासकर वो मारियाची। अरे हाँ, मारियाची। वो तो दुनिया भर में मेक्सिको की पहचान है। यहाँ के डांस और त्योहार, जैसे वो डे ऑफ द डेड, डिया दे मुर्टोस कहते हैं शायद। जी, डिया दे मुर्टोस। वो इतने रंगीन और अनोखे होते हैं कि लोग दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं। हाँ, और डे ऑफ द डेड का जिक्र जरूरी है। ये कोई मतलब उदासी का या शोक मनाने का दिन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अपने पूर्वजों को याद करने और उनकी जिंदगी का जश्न मनाने का त्योहार है। लोग कब्रों को सजाते हैं, खास तरह का खाना बनता है, परेड निकलती हैं। ये दिखाता है कि यहाँ जिंदगी और मौत को देखने का नजरिया कितना अलग और गहरा है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि मेक्सिकन पहचान का एक जरूरी हिस्सा है। वाह, ये तो बहुत अलग पर्सपेक्टिव है।
और खाने की बात करें तो अरे हाँ, खाना, टाकोस, टॉर्टिया, एंचिलाडा, ग्वाकामोले, मतलब नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता। बिल्कुल। जानकारी बताती है कि ये चीजें सिर्फ मेक्सिको में ही नहीं, पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये शायद उस कल्चरल मिक्सिंग का सबसे टेस्टी सबूत है। बिल्कुल सही कहा। ये जो मिक्सचर है ना, यही इसकी खासियत है। ये एक फ्यूजन कल्चर बनाता है। ये सिर्फ स्पेनिश और देसी चीजों का जोड़ नहीं है, बल्कि कुछ नया और अनोखा है जो इससे पैदा हुआ है। और जैसा आपने कहा, मेक्सिकन खाना और त्योहारों की पूरी दुनिया में धूम है। ये दिखाता है कि ये चीजें सिर्फ लोकल परंपराएं नहीं रहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर मेक्सिको की पहचान बन गई हैं। ये एक तरह की सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर, हाँ। बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने कल्चर के जरिए दुनिया पर असर डालना। जब कोई लंदन या टोक्यो में बैठकर टाको खाता है तो वो अनजाने में ही सही मेक्सिको से जुड़ जाता है। वाह, सॉफ्ट पावर का ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत दिलचस्प। चलिए अब जरा पैसों की बात करते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था की। जी। जानकारी के मुताबिक मेक्सिको लैटिन अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ब्राजील के बाद शायद। हाँ, ब्राजील के बाद। ये काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि यहाँ तेल निकालना, गाड़ियां बनाना, खेती-बाड़ी और टूरिज्म ये कमाई के मेन साधन हैं। जी, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। और हाँ, अमेरिका और कनाडा के साथ व्यापार का भी जिक्र है, खासकर वो नाफ्टा समझौता जिसे अब शायद यूएसएमसीए कहते हैं। हाँ, यूएसएमसीए। यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ये बहुत अहम है। अच्छा, कितना अहम है ये? देखिए, लैटिन अमेरिका में ब्राजील के बाद मेक्सिको का नंबर आता है, तो ये इस पूरे रीजन में एक बड़ा खिलाड़ी है। तेल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो वाकई में बहुत बड़े सेक्टर हैं। इनसे देश को काफी फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। खेती-बाड़ी में भी मेक्सिको काफी आगे है, खासकर एवोकाडो, टमाटर, मिर्च, ये सब चीजें बहुत एक्सपोर्ट होती हैं। ओह, एवोकाडो, हाँ। और यूएसएमसीए जो पुरानी नाफ्टा की जगह आया है, वो इन तीनों देशों यूएस, मेक्सिको, कनाडा के बीच व्यापार को आसान बनाता है। मेक्सिको के लिए तो ये समझौता एक तरह की लाइफलाइन है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ ही होता है। अच्छा, तो ये यूएसएमसीए इतना जरूरी है। और क्या इसमें मेक्सिको की लोकेशन का भी कोई रोल है, मतलब अमेरिका के ठीक पड़ोस में होना? बिल्कुल, लोकेशन का तो बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और मेक्सिको का उसके ठीक बगल में होना एक जबरदस्त फायदा है। हाँ, वो तो है। सामान भेजना आसान और सस्ता पड़ता है। कई अमेरिकी कंपनियां अपना प्रोडक्शन मेक्सिको में करती हैं, क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट कम है, और फिर तैयार माल आसानी से अमेरिका वापस भेज देती हैं। अच्छा, इसलिए? जी, यूएसएमसीए जैसे समझौते इसी भौगोलिक नजदीकी का फायदा उठाने में मदद करते हैं। ये मेक्सिको की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पिलर है। लेकिन ये निर्भरता कई बार एक चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है तो इसका सीधा असर मेक्सिको पे पड़ता है। हाँ, ये तो है। मतलब एक ही बास्केट में सारे अंडे वाली बात हो गई। कुछ वैसा ही। स्रोत शायद इस पहलू पर ज्यादा बात नहीं करते, पर ये एक जरूरी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा समाज और शिक्षा पर नजर डालते हैं। जानकारी ये बताती है कि मेक्सिको में पढ़ाई लिखाई का लेवल सुधर रहा है, खासकर शहरों में। जी, ये अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह भी बेहतर हो रहे हैं। और एक और खास बात जो सामने आई है वो ये कि यहाँ नौजवानों की आबादी काफी ज्यादा है, यूथ पॉपुलेशन। हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इन्हें देश के भविष्य के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। देखिए, ये दोनों बातें, बेहतर होती शिक्षा और बड़ी युवा आबादी मिलकर एक बहुत दिलचस्प तस्वीर बनाती हैं। जब देश में पढ़े लिखे नौजवान ज्यादा होते हैं तो ये विकास के लिए एक जबरदस्त इंजन साबित हो सकते हैं। हाँ, नई सोच, नया जोश। बिल्कुल, नई सोच, नया जोश, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की क्षमता, ये सब देश को आगे ले जा सकते हैं। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड? हाँ, सुना है ये टर्म। मतलब आबादी की बनावट से मिलने वाला आर्थिक फायदा। लेकिन इसमें एक लेकिन भी है। अच्छा, क्या चुनौती है इसमें? हाँ, चुनौती भी है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी नौकरियां कहां से आएंगी? ये तो अहम सवाल है। अगर अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से ग्रो नहीं करती कि सबको काम मिल सके, तो यही युवा आबादी निराशा और सामाजिक समस्याओं का कारण भी बन सकती है। दूसरी चुनौती शिक्षा की क्वालिटी की है। क्या स्कूल कॉलेज से निकलने वाले युवा वाकई उन स्किल्स से लैस हैं जिनकी आज की इंडस्ट्री को जरूरत है? स्रोत इस बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा रहा है, लेकिन ये सवाल इन आंकड़ों से जरूर उठते हैं।
एक बड़ी युवा आबादी होना एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन ये अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं है। इसे सही दिशा देना, मौके बनाना बहुत जरूरी है। समझ गया। ये तो खैर हर उस देश के लिए सोचने वाली बात है जहां युवा ज्यादा हैं। भारत में भी ये एक बड़ा मुद्दा है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं, टूरिज्म। घूमने फिरने के लिए कैसा है मेक्सिको? हाँ, टूरिज्म। स्रोत कुछ खास जगहों का जिक्र करते हैं। चिचिन इत्जा, तेओतिहुआकान, ये नाम थोड़े मुश्किल है। हाँ, माया और एज़टेक नाम है। चिचिन इत्जा, तेओतिहुआकान। हाँ, और कैंकून, टुलुम और ग्वाडालाहारा जैसे शहर। बताया गया कि यहाँ के खूबसूरत बीच, पुराने रहस्यमयी मंदिर, रंग बिरंगे बाजार और नाइट लाइफ, ये सब लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पर्यटकों के लिए ये एक मजेदार और रंगीन जगह है। हाँ, पर्यटन मेक्सिको की अर्थव्यवस्था का एक और मजबूत पहिया है, इसमें कोई शक नहीं। और जो जगह आपने गिनाई वो यहाँ की विविधता को बखूबी दिखाती हैं। चिचिन इत्जा और तेओतिहुआकान ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये उन महान माया और एज़टेक सभ्यताओं के जीते जागते सबूत हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। वहां जाकर ऐसा लगता है मानो आप टाइम मशीन में बैठ के इतिहास के किसी पन्ने में पहुंच गए हो। वाह! ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जो इनकी ग्लोबल अहमियत बताता है। और कैंकून, टुलुम, ये तो शायद बीच वाली जगह है। बिल्कुल। कैनकून और टुलुम कैरिबियन सागर के किनारे बसे हैं। अपने सफेद रेत वाले बीच और एकदम नीले पानी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अच्छा। ये ग्लोबल टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप से बहुत लोग आते हैं। यहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स की हर तरह की सुविधा है। ये मेक्सिको का वो चेहरा है जो रिलैक्स करने और मौज मस्ती के लिए जाना जाता है। समझ गया। और फिर ग्वाडलहारा जैसे शहर हैं जो मारियाची संगीत और टकीला के लिए मशहूर हैं। ये शहर आपको मॉडर्न मेक्सिको की झलक देते हैं, जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। तो आप देख सकती हैं, चाहे किसी को इतिहास में रुचि हो या बीच पर आराम करना हो या फिर शहर की रौनक देखनी हो, मेक्सिको में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। यही विविधता इसे इतना पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। वाकई ऐसा लगता है कि मेक्सिको अनुभवों का एक पूरा खजाना है। तो हमने जो भी बातें इन स्रोतों से जानी, अगर उनका एक निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? जी, हमने देखा कि मेक्सिको का इतिहास कितना गहरा और प्रभावशाली है, खासकर वो एज़टेक और माया सभ्यताओं का असर जो आज भी महसूस होता है। बिल्कुल। हमने समझा कि यहाँ की संस्कृति कितनी रंगीन और मिली-जुली है। वो स्पेनिश और देसी परंपराओं का संगम जो संगीत में, खाने में, त्योहारों में झलकता है। हाँ, वो फ्यूजन। अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये लातिन अमेरिका का एक पावर हाउस है, जिसके अमेरिका, कनाडा से गहरे व्यापारिक रिश्ते हैं और तेल, ऑटोमोबाइल जैसे बड़े उद्योग हैं। जी। और आखिर में ये घूमने फिरने वालों के लिए एक जन्नत है, जहाँ पुराने खंडहरों से लेकर शानदार बीच तक सब कुछ मौजूद है। हाँ, ये सारी बातें मिलकर मेक्सिको की एक मल्टी डायमेंशनल तस्वीर पेश करती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें, खासकर उस बात पर जो बार बार सामने आई, यानी पुरानी स्वदेशी जड़ों और बाद के स्पेनी औपनिवेशिक इतिहास का वो गहरा मिश्रण, तो एक सवाल मेरे मन में आता है, इन स्रोतों में बताई गई जानकारी के आधार पर मेक्सिकन पहचान के विकास का अगला पड़ाव क्या हो सकता है? आज की दुनिया देखिए कितनी तेजी से बदल रही है। ग्लोबलाइजेशन है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, समाज बदल रहा है। सही बात है। या बाहरी प्रभावों से और बदलेगी? मेक्सिको अपनी पहचान को आने वाले समय में कैसे देखेगा और दुनिया के सामने कैसे पेश करेगा? ये एक सोचने वाली बात है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि कैसे एक देश अपने इतने रिच और कॉम्प्लेक्स अतीत के साथ भविष्य की ओर बढ़ता है। यह सवाल शायद हमें इन स्रोतों से मिले ज्ञान से भी आगे ले जाता है, और मुझे लगता है खुद मेक्सिको के लोगों के लिए भी एक लगातार चलने वाली खोज होगी, है ना? बिल्कुल। ये वो सवाल है जो इन सारी जानकारियों के मंथन से उभरता है, और शायद इस पर विचार करना ही इस पूरी चर्चा का एक अहम मकसद है।